अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज हम एक और न्यू वीडियो के साथ जो है वो यहाँ पर आए हैं। इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें कवर की थी, ठीक है, उसी को आगे हम लेके चलेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हैं वो बेसिक्स हैं, उसको काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो है वो बेसिकली सिर्फ दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, और कमेंट्स के हवाले से हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो उसका बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो आपको ज़रूरी है कि आप उसको फॉलो करें। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर्स से। सो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, मैं कुछ यहाँ पर कोडिंग लिखूंगा, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को होपफुली समझ में आ जाएगा कि बेसिक आर्किटेक्चर अभी इस लेवल के ऊपर, जैसा कि पेपर हमारे पास बहुत करीब है तो कम से कम इतनी जो है वो नॉलेज आपको ज़रूर होगा कि ये बेसिकली इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। मैं कोशिश करूँगा उसको डिटेल में दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ और अपने टॉपिक को कवर कर सकूँ। ये मैंने आपके सामने एक बेसिक लेआउट रखी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिफाइन कराया हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसका पर्पस हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंपाइलर के अंदर होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम आप लोग इंक्लूड करवाते हो। यहाँ पर हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, बेसिक जो लाइब्रेरी है, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हमने लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करवाई है। इसको हेडर फाइल्स भी कहते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है कोनियो डॉट एच। इसके अलावा आप काफ़ी सारी और भी लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू योर फंक्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, आप लोग जो हैं वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास इससे नीचे का लेआउट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले शुरू हो रहा है वॉइड का। एक और चीज़ कि जब हम C++ के अंदर जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितने भी जो कीवर्ड्स हैं या जो भी सिंटैक्स है, सिंटैक्स को भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप न्यू हैं और आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले फर्स्ट वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट लिया था। यहाँ पर हमारे पास वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट में हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा। वॉइड बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, वॉइड के अंदर कोई ये जितनी भी इनपुट्स हैं, जितनी भी फॉर एग्जांपल डेटा टाइप्स हैं, सबको गेन कर लेता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम रन किया है तो उसके पीछे अगर वॉइड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 6, जहाँ पर हम फंक्शन का चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन बेसिकली क्या चीज़ है। फंक्शंस आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इकट्ठे मिलके कोई एक काम परफॉर्म कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जितनी जो हमारे पास प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, हमको डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, हम जस्ट उसको लिंक करवा देते हैं बिफोर कंपाइलेशन, बिफोर एग्जीक्यूशन। कंपाइल करने से पहले पहले ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का काम होता है कि वो उसका एक्चुअल कोड उसकी जगह के ऊपर प्लेस कर दें जहाँ पर वो कॉल हुआ हुआ है। कॉल का मतलब क्या चीज़ होती है, जहाँ पर वो लिखा गया है, जहाँ पर वो डिफाइन हुआ हुआ है। एक और बात कि ये जितनी भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड की भी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हो चुकी है कि बेसिकली वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इंग्लिश लाइक वर्ड्स उसके अंदर होते हैं और उसको कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सारी जितनी भी वर्ड्स हैं दीज आर इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो ये आसान इंग्लिश में समझना इसको आसान है बनिस्बत कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज के लिए पढ़ें, लो लेवल के लिए आपको हार्डवेयर लेवल पे भी नॉलेज रिक्वायर्ड होता है और वो टोटल बाइनरी लैंग्वेज होती है या सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, मैनीमोनिक्स या असेंबली लैंग्वेज के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। वो चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हैं आप उसको अंडरस्टैंड करना। तो हम यहाँ पर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करें तो इसकी ज़्यादा कोडिंग आपको नहीं करनी पड़ती, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फंक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास है दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं और दूसरे हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनकी आपको
डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसकी जो कोडिंग है वो आप किसी लाइब्रेरी के थ्रू अटैच करवाते हैं, ठीक है। जो हम फॉर एग्जांपल आईओस्ट्रीम यहाँ पर लिखा है तो ये मेन ऑलरेडी आईओस्ट्रीम का पार्ट है, ये यहाँ पर डिफाइंड होगा कहीं ना कहीं किसी लाइब्रेरी के अंदर। गेट सी एच हम लोगों ने यूज़ किया है, तो गेट सी एच जो है वो हमारे पास कोनियों के अंदर आइडेंटिफाइड होगा या यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ होगा, जो इसकी एक्चुअल कोडिंग है कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम यहाँ पर कोनियो डॉट एच के अंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी क्यूरी आती है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर हम लोगों ने गेट सी एच यूज़ किया और कोनियो डॉट एच यूज़ नहीं किया, तब भी हमारा जो है वो कंपाइलर जो है वो रन कर गया। तो ठीक कह रहे हैं, असल में जब हम लोगों ने कंपाइलर को डिटेल में डिस्कस किया था, लास्ट में थोड़ी सी डिस्कशन हमारी रह गई थी, उस चीज़ को आज कंप्लीट करेंगे। बेसिकली जब किसी भी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आ रही होती हैं तो वो बेसिकली ये जो गेट सी एच की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो भी उन्होंने लेटर वर्जन्स के ऊपर जो है वो आईओस्ट्रीम के अंदर ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप आईओस्ट्रीम बेसिकली अगर जो इसके और लेटेस्ट वर्जन है, आप लोगों को लाइब्रेरी इंक्लूड करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी वाइड मेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, जो न्यू है, उसके अंदर अगर आप iostream.h भी ना इंक्लूड करवाएं तब भी आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी वो कंपाइल करेगा वो ऑटोमेटिकली उस लाइब्रेरीज को, जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, वो उनको उठा लेगा, खुद ही लिंक कर लेगा अगर आपने कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ किया हुआ है तो, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन आप लोगों ने खुद नहीं लिखा, अपनी तरफ से नहीं लिखा, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी ना किसी लाइब्रेरी का पार्ट था, आपने जस्ट उसको समझ के उसका सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करके बेसिकली वो काम किस तरह करता है उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया है। सो यहाँ पर जो हमारे पास बेसिक दो हम लोगों ने फंक्शन यूज किए हैं, यहाँ पर आपके पास एक मेन फंक्शन है और दूसरा हमारे पास गेट सी एच फंक्शन है, और दोनों ही हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है। सो प्री डिफाइंड फंक्शंस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दोबारा से सम अप कर देता हूँ कि प्री जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, ये ऑलरेडी इसकी जितनी भी कोडिंग होती है वो हमारे पास किसी न किसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा कोड और एनी एक्स्ट्रा डेफिनेशन फॉर दैट, ठीक है। आप जस्ट उसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करें और आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस स्कोप से थोड़ा सा हट जाएगा, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत ये है कि जिस तरह हम लोगों ने लाइब्रेरीज से मुतल्लिक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं या फिर जो स्टैटिक लाइब्रेरीज होती हैं उनकी कोडिंग भी हम लोग खुद करते हैं। इसी तरह कोडिंग का मुराद ये है कि सोर्स कोड हम खुद लिखते हैं। इसी तरह जब यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर भी जब हम फंक्शंस को डिफाइन करा रहे होते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन हमें मस्ट है कि वो इंक्लूड करवानी पड़ेगी। वो आप अपनी लाइब्रेरी बना के उसके अंदर भी इंक्लूड करवा सकते हैं या प्रोग्राम के अंदर भी आपको लाजमी बताना पड़ेगा कि ये बेसिकली कोड काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं नीचे इसकी तरफ, यहाँ पर हमारे पास होती हैं डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स का मतलब क्या है? दिस इज द स्टार्टिंग ब्रेसेस, ठीक है, और दिस इज द क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स को हम डेलीमीटर्स कहते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन छोटा सा आ जाता होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और एक एमसीक्यूज उनका मिस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक और भी एमसीक्यूज हमसे पूछा जा सकता है या कई दफ़ा एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, काफ़ी सारी बोर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो एटलीस्ट किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर भी अगर आप लिखें तो उसका एक फंक्शन लाजमी होगा, दैट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्यों जरूरी है? इफ यू वांटेड टू एग्जीक्यूट एनी कोड, ठीक है, एनी कोड का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हैं थ्रू C++, यू मस्ट हैव टू राइट द कोड इनसाइड दीज ब्रैकेट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। हम जितनी भी कोडिंग करेंगे हम बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर करेंगे और इसको एक्सपैंड करते जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू वांटेड टू एग्जीक्यूट योर कोड, ठीक है, इफ यू वांटेड टू इंक्लूड सम कोडिंग, ठीक है, इन द प्रोग्रामिंग, सो यू मस्ट हैव टू इंक्लूड इनसाइड दिस बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज वो इंक्लूड नहीं करेगी। अगर आपने ये गेट सी एच उठा के यहाँ पर लिख दिया तो इस गेट सी एच का काम खत्म हो जाएगा, ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ कॉल करवानी है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर से कोई काम करवानी है तो उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर लाजमी लिखेंगे। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, गेट सी एच। गेट सी एच बेसिकली क्या चीज़ है? गेट सी एच को हम यूज़ क्यों करते हैं? कुछ कंपाइलर्स लेटर ऑन इस चीज़ को डिनाई करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पहले क्या होता था कि जब हम कंपाइलर, हम डेव C++ की एग्जांपल लेंगे कि जो उसके अर्लियर वर्जन थे, ठीक है, वो जब हम गेट सी एच नहीं लिखते थे, क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर कई जगहों पर लिखा हुआ है और कई जगहों पर नहीं लिखा हुआ, उसकी ज़रूरत क्या पेश आई, क्यों नहीं लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसका पर्पस समझ लें, फिर आप
अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको कोडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको लिखने से आपका कोड गलत नहीं होगा, ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो आप ये लाइब्रेरी भी ख़त्म कर देंगे तो इससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो गलत जो है वो नहीं होगा। बात करते हैं कि ये बेसिकली गेट सी एच क्यों है, क्या चीज़ है, इसका पर्पस हमने एंड पे क्यों लिखा है। दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो दिस इज गेट सी एच, दैट मीन्स गेट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर, गेट सी एच, ठीक है, गेट सी एच, ठीक है, इसको गेट नहीं पढ़ना, दिस इज गेट सी एच। गेट मीन्स गेट करवाना यानी कि यूजर से लेना, और सी एच का मतलब है कोई ना कोई करेक्टर, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी हमें कौन बता रही है, ऑलरेडी डेफिनेशन कोनियो डॉट एच के अंदर एक्सप्लेन हुई है, क्योंकि ये कंसोल का फंक्शन है, कंसोल के ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई करता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं और फ्लैश आउट हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही होती हैं, ब्लैक सारी स्क्रीन आपके पास फ्लैश आउट हो जाती हैं। तो इसी तरह जो ओल्डर वर्जन थे उसके अंदर क्या होता था कि आपने जितनी भी कोडिंग की हुई है, आप जब उस कोडिंग को कंप्यूटर के ऊपर रन करते थे, कंपाइल जब उसको कंपाइल करता था तो आउटपुट आपको शो होती थी, बट वो कुछ मिली सेकेंड्स में, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में आपको शो होती थी, उसके बाद वो फ्लैश आउट हो जाती थी। उस चीज़ को रोक के रखने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास ये फंक्शनैलिटी यूज़ की जाती थी कि वो कंसोल को तब तक रोक के रखे जब तक आप चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सारी आउटपुट देख ली है और आप दोबारा से स्विच करना चाह रहे हैं कंपाइलर के ऊपर, ऐसा होता है कि जब आपने कोडिंग कर ली, ठीक है, आपने सोर्स कोड लिख दिया कंपाइलर के ऊपर सोर्स कोड लिखने के बाद आप जो है वो उसको रन के बटन को प्रेस करते हैं या एग्जीक्यूट के बटन को प्रेस करते हैं या कंपाइल के बटन को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि ये सारी कंपाइलेशन खत्म होकर आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। ब्लैक स्क्रीन इज योर आउटपुट, जिसको हम कंसोल कह रहे हैं, ठीक है। वो कंसोल आपके सामने आ जाएगी और कंसोल के अंदर आपने आउटपुट देख लिया, उसके बाद ये एंड पे जब पहुंचेगा, कंपाइलर जब सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेगा, तो जब तक आप कोई भी करेक्टर मींस कोई अल्फाबेट आप प्रेस कर दें, कोई की स्पेस बार प्रेस कर दें, कोई इंटर प्रेस करेंगे तो वो जो है वो आपको वापस रिटर्न करवा देगा, आपको स्विच करवा देगा उस कंपाइलर के ऊपर, उस डेव सी इन्वायरमेंट के ऊपर, उस आईडीई के ऊपर। आईडीई जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर आप जो है वो बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। सो ये जो डेव सी कंपाइलर है, ये बेसिकली कंपाइलर भी है, लिंकर भी है, ठीक है, एडिटर भी है। सो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो होगी हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी, फंक्शंस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब लेटर ऑन हमारे पास ये आपने सेमी कॉलन सी चीज़ आपको नजर आ रही होगी। मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जब पढ़ाए थे तो उस दौरान भी लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि आप जो है वो सेमी कॉलन को यूज़ नहीं करते वाइल डिक्लेयरिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और वाइल डिक्लेयरिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको सेमी कॉलन नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेमी कॉलन नहीं नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन नजर आएगा। और इसके अलावा जितनी भी हम कोडिंग करेंगे यूजुअली ज़्यादा ऑफन जो है वो हम सेमी कॉलन पुट कर रहे होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेमी कॉलन, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली वो होता क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर उसको हम सेमी कॉलन भी बोलते हैं। दिस सिंबल, इस सिंबल का पर्पस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेपरेटर, ठीक है। ये बेसिकली कंपाइलर के लिए होता है इंस्ट्रक्शंस के। अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल गेट सी एच मैंने लिखा है, एक ही लाइन पे मैंने गेट सी एच लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने गेट सी एच लिख दिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज सेपरेट है और ये चीज सेपरेट है, ठीक है। दिस इज अ सेपरेट सी स्टेटमेंट, ठीक है, सॉरी सेपरेट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड दिस इज आल्सो सेपरेट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। इसकी सेपरेशन के लिए कंपाइलर को ये बताने के लिए कि अब ये जो है वो लाइन, ये स्टेटमेंट जो है वो खत्म होगी, अब आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव करना है, तो उस पर्पज के लिए हम जो है वो ये सेमी कॉलन लगाते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि जी मेन के अंदर क्यों नहीं लगता। कई स्टूडेंट जो है वो गलती से क्या करते हैं कि जी यहाँ पर मेन के आगे ये सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो उससे कोई एरर नहीं आता लेकिन उससे कोई आउटपुट भी नहीं आती, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वाइड मेन के आगे यहाँ पर सेमी कॉलन, कुछ कंपाइलर्स उसको एरर जनरेट करते होंगे लेकिन कुछ कंपाइलर जो है वो उसको एरर जनरेट नहीं करते। पर्पस मैं आपको बता देता हूँ, देखें जब भी आप जो है वो सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे किसी भी फंक्शन के अंदर, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लूप्स हैं जिनके आगे सेमी कॉलन जो है वो नहीं लगता, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी इस चीज़ को समझने के लिए, ये कोई ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम लेटर ऑन चेंज कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, कि अगर आप न्यू हैं और आपको समझ नहीं आ रही प्रोग्रामिंग की, तो आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जो हम चैप्टर नंबर 4 में आगे जाके हम डिटेल में उसको चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि हम यहाँ पर सेमी कॉलन जो है वो प्लेस अगर कर देते हैं तो क्या होगा, सेमी कॉलन प्लेस करने से क्या होगा, ये बॉडी इसकी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि वो यहाँ आ जाएगा,
यहाँ पर आगे कुछ लिखा नहीं है तो आपके पास कोई चीज रन नहीं होगी, ठीक है। जहां पर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ वहां पर आपको ये ब्रैकेट्स नजर आएंगी। यहाँ पर अगेन एक और बात बताता चलूं कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के ये ब्रैकेट्स लगानी ही लगानी है आपने। इसको लेटर ऑन हम इफ एल्स स्टेटमेंट में जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये ना भी लगाएं तो फिर भी काम करेगा, किस तरह से काम करेगा उसको डिटेल नॉलेज के लिए। पर फॉर द टाइम बीइंग अगर हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं यूज किया तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स नजर आएंगी। इस फंक्शन के साथ अगर आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं यूज किया तो आपको इसकी ब्रैकेट्स नजर आएंगी, ठीक है। सो ये ब्रैकेट्स जो है ना वो आपके पास उसका स्कोप डिफाइन करती हैं, उसकी जो है वो बॉडी ऑफ द जो फंक्शन है वो उसके स्कोप को आइडेंटिफाई करते हैं। इन चीज़ों को डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास जब हमने इस इन्वायरमेंट पे काम कर लिया, ये आपको जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये डेलीमीटर्स हो गई, ये इसका स्कोप डिफाइन हो गया, तो सेमीकोलन जो है वो आपको मस्ट प्लेस करना पड़ेगा हर लाइन के ऊपर। जहाँ पर सेमीकोलन नहीं प्लेस करना वहाँ पर आपको ये दो ब्रैकेट्स नज़र आएंगी, ठीक है। अदरवाइज आपको हर जगह पर सेमीकोलन पुट करना पड़ेगा। द पर्पज ऑफ सेमीकोलन क्या चीज़ होती है? इट इज़ बेसिकली स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर, ठीक है, नॉट फॉर द यूजर। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा एक और चीज़ यहाँ से आगे मूव करने से पहले मैं एक और चीज़ थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लूँ कि आप फॉर एग्जांपल डेव सी के अंदर काम कर रहे हैं तो डेव सी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा से यूज़ होती हैं, वो आपकी बुक के अंदर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो कंटेंट है वो बुक से पढ़ें, लेकिन एक थोड़ी सी चेंज है वो आज शुरू में ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसको एक दफ़ा नोट डाउन कर लेंगे। बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि आपने एक्चुअल इस तरह से ये सेम कोड आपने जाके कंपाइलर के ऊपर रन किया तो वो कभी भी रन नहीं होगा लेटर वर्जन के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह, उसकी डिस्कशन अभी हम बात करेंगे। अभी एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने प्रोग्राम को, यानी कि बाकी सारी कोडिंग वही रहेगी, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होंगी जो कि यहाँ पर हम डिफाइन करवा। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, जब आप डेव सी प्लस प्लस के अंदर जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं। एक तो यहाँ पर वाइट मैंने रिमूव करके इंट यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो कई प्रोग्राम्स में आपको बुक के अंदर वाइट लिखा हुआ नज़र आता है, कई दफ़ा जो है वो इंट लिखा हुआ नज़र आता है। तो इसकी पर्पज़ क्या है? पुराने वर्जन्स में जो है वो कुछ सी के प्रोग्राम जो हैं वो वाइट के साथ भी एग्जीक्यूट करवा सकते थे, बट डेव सी प्लस प्लस ने अब जो है यानी कि ये रिटर्न टाइप, अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करवा रहा फंक्शन तो आप वाइड यूज़ कर सकते हो, कुछ रिटर्न करवा रहा है तब भी इसको वाइड में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करवा रहा हो या नहीं करवा रहा हो, उस सूरत में आप लोग यूजुअली जो है वो, हम अगर अपने प्रोग्राम को रन करवाना है तो हम यूजुअली इंट लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग। इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये इंट क्या चीज़ है, इसको भी हम डिटेल में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और ये बेसिकली क्यों लिखा जाता है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 6 जब हम फंक्शंस के ऊपर डिटेल में बात कर रहे होंगे। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली अ क्लास यूजिंग नेम स्पेस। तो आप एक क्लास को इंक्लूड करवा रहे हैं, ठीक है, और उसका एक ऑब्जेक्ट है std। अभी जस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखें, हम बिल्कुल एंड पे जो हमारे पास ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है तो उसको हम उस लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप इस क्लास को यूज़ करते हुए, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है जी। आपने यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखी है सी आउट, ठीक है। सी आउट इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी लेटर ऑन लेक्चर्स में। अभी फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग की एक छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने लिखी है, तो अगर आपने ये चीज़ यूज़ नहीं की, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने ये चीज़ यूज़ नहीं की, ठीक है, तो आपके पास ये जो है वो कोड रन नहीं करेगा। उस चीज़ के लिए फिर आपको एक और चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ से पहले आप लिखेंगे std और ये स्कोप रेजोल्यूशन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप डेव का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं और आप ये चीज़ नहीं लिखना चाह रहे तो आपके पास हर जो इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम्स हैं उससे पहले आपको std इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आप ये स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो है वो कंपाइलर जो है वो उस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो आप कोशिश करें कि ये यूजिंग नेम स्पेस std को लिखें तो फिर आप नॉर्मल कोडिंग की तरफ जाएंगे, आपको हर लाइन से पहले ये चीज़ नहीं लिखने की ज़रूरत। सो ये एक थोड़ी सी इनिशियल चेंज है, ठीक है, जिस पे हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये आप डेव के एनवायरनमेंट में किस तरह से काम करेंगे।